डिस्कस करेंगे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि ये है क्वाड्रेंट। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड है और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये है वाई डैश एक्सिस। ठीक है, अब हमें साइन डिस्कस करने हैं कि साइन जो है वो कॉस एक्स का, उसका साइन एक्स का जो साइन चेंज होता है वो किस क्वाड्रेंट से किस में जा रहा है, कैसे वो बदल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने पहले एक सर्कल के बारे में देखा था, देखो इस तरीके से हमने सर्कल डिस्कस करा था, यूनिट सर्कल डिस्कस करा था, इसमें हमने एक पॉइंट लिया था और ये हमने इस तरीके से इसका एक ट्राइंगल लिया था। अब एक बात है, देखो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये है P। अब सिमिलर एक हमने यहाँ पर ले लिया, बिल्कुल उसकी मिरर इमेज ले ली नीचे की तरफ। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें ओरिजिन से तो ये हमारे पास x डिग्री का एंगल है, x रेडियन, और अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो नीचे की तरफ हमारे पास x का एक x रेडियन आया, ये -x कहलाएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ओरिजिन से क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसीलिए ये -x हो गया। अब ये तो हमारा पूरा पहले से हमें पता है कि a है, ये a है, ये b है, तो ये क्या हो गया, -b हो जाएगा। p के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, a b थे, ये जो p डैश कह सकते हैं हम इसे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसका जो कोऑर्डिनेट x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहेगा, a है, और y के कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे क्योंकि y जो है वो y एक्सिस है, ये माइनस है, ये यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस है, तो इसीलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका -b। ठीक है, अब इसमें हम cos x को फाइंड आउट करते हैं। cos x इज इक्वल टू, हमारे पास हमने पहले भी निकाला था, a/1 होगा। ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू a है ना, और साइन x इज इक्वल टू b/1 था, तो ये हो गया b। अब -x का निकालें, cos -x इज इक्वल टू कितना है, a/1, a का a ही है हमारे पास, तो a एज इट इज आ गया, और साइन ऑफ -x निकालें तो ये हो गया -b/1 यानी -b, यानी कि कॉस और साइन का वैल्यू चेंज हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि cos x इज इक्वल टू cos ऑफ -x, cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos ऑफ x, यानी कि थीटा का एंगल चेंज होने के बाद भी cos की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और साइन ऑफ -x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, यानी कि जब हमारी थीटा की वैल्यू चेंज हो गई, थीटा नेगेटिव हो गया, तो हमारी साइन की वैल्यू भी चेंज हो गई। ठीक है, अब ये बात हो गई आपके सामने क्लियर। चलिए, ये तो हमने डिस्कस किया कि कॉस का जो एंगल है वो चेंज हो जाए तो भी कॉस की वैल्यू बदलती नहीं है, मतलब कहने का है कि अगर मूवमेंट आपका जो एंगल है चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, कॉस की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन साइन के साथ ऐसा नहीं है, उसकी वैल्यू बदल जाती है। साइन का जैसे थीटा का साइन चेंज हुआ, साइन की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये बात तो हो गई आपकी क्लियर। इसके बाद हम इनमें क्वाड्रेंट्स में इनके जो एंगल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस जिनको कहते हैं आप, उनके जो बदलाव हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कैसे हम बताएं, देखिए यहाँ पर ये हमने यूनिट सर्कल बनाया था और यूनिट सर्कल में हमने कोऑर्डिनेट्स बनाए थे, तो यहाँ पर 1 0 था, यहाँ 0 1 था, यहाँ माइनस आ गया था, यहाँ पर -1 आ गया था, यहाँ पर भी माइनस आ गया था। तो इसको ऑब्जर्व करेंगे अगर हम, तो हमारे पास एक देखो कंक्लूजन आता है। क्या कंक्लूजन? पहली बात कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो हमारे पास x भी पॉजिटिव है, हमारे पास y भी पॉजिटिव है, हमारे पास x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। और x और y क्या थे कोऑर्डिनेट इस यूनिट सर्कल पे?
ये जो ए बी लिखा है ये क्या था, ये कॉस एक्स और साइन एक्स थे, ये क्या थे, कॉस एक्स और साइन एक्स थे। ठीक है, अगर हम इनको कोऑर्डिनेट्स के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास ये वो आ जाएगा कि जो प्लस प्लस वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x की वैल्यू भी प्लस है और y की वैल्यू भी प्लस है, यानी और साइन और कॉस की वैल्यू, साइन x और कॉस x, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो बाकी की वैल्यूज तो हमने अभी देखा कि ये सब इसी से डिराइव हो रही हैं। जब ये सब इसी से डिराइव हो रही हैं तो फिर ये वैल्यू, बाकी की वैल्यूज तो अपने आप ही पॉजिटिव हो गई। जब साइन एक्स पॉजिटिव हुआ, कॉस एक्स पॉजिटिव हुआ, तो उसके बाद सेक एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सभी की सभी वैल्यूज अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि इसमें जितनी भी रेशियोज, जितने भी फंक्शंस होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो सब के सब पॉजिटिव हो गए। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑल। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक, अब जब आप इधर से इधर मूव करें तो आपने क्या देखा, इधर से इधर मूव करने पर क्या हुआ कि y तो यहाँ का यही है, तो साइन x तो वही है, लेकिन जो आपका cos x था वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था, और x एक्सिस यहाँ जाके क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। जब x एक्सिस यहाँ जाके नेगेटिव हो गई तो दैट मीन्स cos का साइन नेगेटिव हो गया, और साइन जो था क्या था, y को रिप्रेजेंट कर रहा था। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ y का जो कोऑर्डिनेट है वो प्लस है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में साइन की तो वैल्यू हुई पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन कॉस क्या था, यहाँ पर आकर कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो गई, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो कॉस की वैल्यू हो गई नेगेटिव। अब देखो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसके बाद जितने भी नंबर होंगे उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। केवल और केवल कॉसेक एक्स जो कि साइन एक्स से ही डिराइव होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पर साइन एक्स से केवल और केवल कॉसेक एक्स डिराइव होता है। यहाँ पर हमने देखा था कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x था, तो साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव तो कॉसेक एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। बाकी के सारे तो कॉस एक्स को यूज कर रहे हैं, जब वो कॉस एक्स को यूज कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी और ये भी नेगेटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पर साइन एक्स के साथ आप लिख लो कॉसेक एक्स, ये भी पॉजिटिव है, बाकी की सारी वैल्यूज नेगेटिव है। अब हम मूव करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करते हैं तो अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर कॉस भी नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। यहाँ पर x का तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव था ही था, अब y का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव आ गया। जब दोनों ही नेगेटिव आ गए तो साइन भी नेगेटिव हो गया और कॉस भी नेगेटिव हो गया। साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है। जब साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, तो इससे रिलेटेड जो डिराइव्ड वैल्यूज हैं वो भी नेगेटिव ही होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कॉसेक एक्स नेगेटिव होगा, सेक एक्स भी नेगेटिव होगा, कॉट एक्स और टेन एक्स ये दोनों पॉजिटिव होंगे। कॉट एक्स और टेन एक्स ये दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि आपको पता है कि टेन एक्स कैसे निकलता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो माइनस से माइनस का साइन कट जाएगा, टेन एक्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर टेन एक्स पॉजिटिव है तो कॉट एक्स तो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कहोगे कि टेन एक्स पॉजिटिव है। ठीक, कॉट एक्स को लिख दो आप नेगेटिव है, कॉट एक्स नेगेटिव है, सेक भी नेगेटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, केवल आपका कॉट तो पॉजिटिव है। ठीक है, सेक नेगेटिव है, कॉसेक भी नेगेटिव है, यहाँ पर बाकी के सारे नेगेटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। ठीक, अब जब यहाँ पर आओ फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आओगे तो यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, आपकी एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, लेकिन वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो यानी कि यहाँ पर कॉस एक्स क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर आपका कॉस एक्स क्या है, पॉजिटिव, लेकिन साइन एक्स जो है वो क्या है, वाई एक्सिस है, इसीलिए साइन एक्स क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, कॉस एक्स तो हो गया पॉजिटिव, साइन एक्स हो गया नेगेटिव। अब ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर होगा तो जो इससे डिराइव हो रही है फॉर्मूले वो भी सारे नेगेटिव होंगे, सिवाय सेक एक्स के।
सिवाय सेक एक्स के। सेक एक्स क्या है, वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो क्या है 1 कॉसेक एक्स है। इसके अलावा टेन एक्स है, कॉस एक्स है, वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। मैं सारे के सारे आपको लिख दूं, देखो कॉस एक्स पॉजिटिव है, साइन एक्स नेगेटिव है, तो सेक एक्स पॉजिटिव है, कॉसेक एक्स क्या है नेगेटिव है, टेन एक्स क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, कॉट एक्स क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, कॉट हो गया, टेन हो गया नेगेटिव होगा, कॉसेक भी नेगेटिव हो गया, सेक भी पॉजिटिव हो गया, और ये आ गया आपकी सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे। अब यहाँ पर भी लिख दें ऐसे ही, साइन पॉजिटिव था तो कॉसेक पॉजिटिव था, कॉस नेगेटिव है तो सेक नेगेटिव है, टेन भी नेगेटिव होगा क्योंकि वो कॉस और साइन को यूज कर रहा है। अब टेन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा। ठीक, इस तरह आपको चारों क्वाड्रेंट में आपके सामने जो वैल्यूज हैं वो पता लग गई, इस तरीके से आपके सामने हैं। अब क्या है कि ये बहुत कंफ्यूजन की बात है, अगर इस तरीके से आप करोगे तो बहुत मतलब कई बार आप स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजन होगा। इसके लिए एक चलन में एक फ्रेज है, वो फ्रेज है ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल यानी कि सारे के सारे, स्कूल यानी केवल साइन, टू यानी कि 10 और कॉलेज यानी कि कॉस। ठीक है, ये आपको एक फ्रेज बहुत ही चलन में है, आप इसे यूज कर सकते हो याद करने के लिए। मैं लिख रही हूं यहां पर आपके लिए, ये है ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि ऑल से तो हो गए ऑल सारे के सारे, ठीक है, स्कूल से हो गया साइन, टू से हो गया 10 और कॉलेज से हो गया कॉस। अब अगर आपको ये चार बातें पता हो तो बाकी के आप खुद ही डिराइव कर सकते हो। साइन का आपको पता है कि पॉजिटिव है, तो अगर साइन पॉजिटिव आपको पता है यानी कि बाकी के सारे नेगेटिव है। कॉस भी नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है तो 10 भी नेगेटिव है, कॉट भी नेगेटिव है, सेक भी नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है। साइन नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव है तो आपको पता है कॉसेक भी पॉजिटिव, यानी कि आप इससे सारे के सारे नंबर डिराइव कर सकते हो। एक तरीका और है याद करने का, क्वाड्रेंट में आपने कहा कि इसमें तो सारे के सारे प्लस हैं। जब इसमें सारे के सारे प्लस हैं तो मैंने बोला कि पहले साइन और यहाँ है कॉस, और साइन और कॉस को मिला के क्या बनता है 10, साइन अपॉन कॉस मिला के क्या बनता है 10। ठीक है, तो यहाँ तो सारे ही थे प्लस में, यहाँ साइन था, ठीक है, साइन यहाँ सारे थे प्लस में और यहाँ था 10, और 10 को स्प्लिट करा तो क्या बन गया साइन अपॉन कॉस। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो ये आपके हो गए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन यहाँ पे खत्म। डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं हम। जैसे हमने अभी देखा कि कॉस एक्स, और पहली बात तो हमने ये डिस्कस की कि कॉस एक्स और साइन एक्स के जो थीटा के साथ उनका साइन चेंज होता है कि नहीं, ये हमने फिगर में देखा किस तरीके से कॉस माइनस ऑफ एक्स जो है वो कॉस एक्स ही रह जाता है, और साइन माइनस ऑफ एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे साइन, कॉस और टेन की। अगर हमने ये तीन डिस्कस किए, तीन को समझ लिया तो बाकी के तीन इसी से डिराइव हो रहे हैं, तो वो हमें अपने आप ही समझ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम साइन एक्स की बात करते हैं। साइन एक्स जो है सर्कल में, जैसे हमने सर्कल ड्रॉ किया था उसमें ये एक सर्कल ड्रॉ किया था हमने, यूनिट सर्कल था, ये इसका सेंटर था यहाँ पर ओरिजिन पर, यहाँ पर ये एक पॉइंट लिया था P, ए बी था जो, जिसमें कि हमने देखा था कि A इज इक्वल टू कॉस थीटा था, कॉस एक्स कह लो, कॉस एक्स कह लो, ये एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये था, ठीक है, और B इज इक्वल टू साइन एक्स था, ये था हमारे पास। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि कॉस एक्स लाइज बिटवीन -1 and 1, साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 and 1। अब देखो जो x की वैल्यू है, x यानी जो थीटा है, ये एक एंगल है, इसे हम रेडियन में ले रहे हैं। रेडियन जो है वो रियल नंबर से रिलेट होती है, आपने पहले भी पढ़ा था। तो जो रेडियन होती है एक्चुअली इट्स अ रियल नंबर। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होता है, उनकी कोई लिमिट नहीं होती, ना नेगेटिव साइड पे ना पॉजिटिव साइड पे। तो जो ये एंगल है, जब ये पॉइंट इस सर्कल पे मूव कर रहा है तो समझ लो आप ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, ये पॉइंट P जो है यहाँ से x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है।
पहले इसने ये पूरा एक सर्कल पूरा किया 2 पाई हो गया, फिर दूसरा सर्कल पूरा किया 2 पाई हो गया। इस तरह करते 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 या 360 डिग्री कह लो या 2 पाई कह लो, तो इसकी जितनी इसकी मर्जी है उतने ये रोटेशन कर सकता है और उतने ही हम 2 पाई ऐड कर सकते हैं, यानी कि लिमिटलेस है ना। यानी कि जो इसका जो डोमेन है वो पॉजिटिव साइड पे ऊपर की तरफ कितना है, एक्स का जो डोमेन है, एक्स की वैल्यू जो है, साइन एक्स का डोमेन जो है वो एक्स की वैल्यू है, एक्स कितना है ऊपर की तरफ प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेगा तो ये माइनस में इसका वैल्यू बन जाएगी, एंगल की वैल्यू माइनस हो जाती है। जब हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होती है तो एंगल की वैल्यू माइनस में हो जाती है, और जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके लिए भी सेम ही बात एप्लीकेबल है कि वो उस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो कितने भी रोटेशन कर सकता है, एंगल मूव करता रहेगा तो एंगल बढ़ता रहेगा, पॉइंट मूव करता रहेगा और एंगल बढ़ता रहेगा। तो ये आपके पास जो इसकी छोटी मतलब इसकी जो लोअर लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास डोमेन क्या आ गया, डोमेन हो गया साइन एक्स का डोमेन कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, जिसमें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडेड है, या कहें इसको कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, डोमेन जो है एक x है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x जो है वो r है हमारे पास। तो ये आपके पास डोमेन हो गया। और रेंज क्या होती है इसकी, साइन एक्स की डोमेन तो ये हो गया, रेंज क्या होती है, यहां पर हमने देखा था कि साइन एक्स जो है वो मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1 वैल्यू लेता है। यहां पर ये था, क्या था, ये था 1 0 0 1 -1 0 और 0 -1। ठीक है, ये थे हमारे पास वैल्यूज। तो साइन एक्स जो था क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम यहाँ पर +1 और मिनिमम यहाँ पर -1 वैल्यू को गेन करता है। तो ये इसका रेंज हो गया, तो ये रेंज हो गया -1 1 -1 +1। सिमिलरली कॉस एक्स के लिए भी हम यही बात कह सकते हैं। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन वही सिंपल बात है कि ये जो एंगल है कितना भी मूव कर सकता है, कितना भी मूव कर सकता है, तो वो उसकी जो अपर लिमिट है वो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और लोअर लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी हो गई। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये एक रियल नंबर होता है, जो रेडियन होता है वो रियल नंबर होता है, हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, अच्छा रेंज, इसकी रेंज भी हमने अभी देखी कि ये +1 और -1 के बीच में ही रोटेट करती रहेगी, इसकी वैल्यू ऑसिलेट करती रहेगी। तो ये समझ लो आपका रेंज हो गया -1 +1। ठीक है, ये साइन एक्स की और कॉस एक्स की रेंज हो गई। अब tan x के लिए क्या होगा, tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x। अब देखो tan x की सारी वैल्यूज हम देखेंगे, पर हमें ये देखना है कि जहाँ पर cos x 0 है हम उसी वैल्यू को नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्या होगा, वो नॉट डिफाइंड होगी, वो वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। क्योंकि cos x इक्वल टू अगर किसी भी चीज़ के नीचे 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, तो हम इसमें केवल वो वैल्यू यानी कि x, और cos x 0 कब होता है, 2n+1 π/2 वेयर n इज इक्वल टू वेयर n इज एन इंटीजर या n बिलोंग्स टू z, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये वैल्यू के अलावा tan x सब जगह डिफाइंड होता है, तो हम इसको छोड़कर बाकी सारी जगह पे ये डिफाइंड है। तो इसको, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट बी इक्वल टू दिस। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा एक इंटरवल वेयर x सच दैट x बिलोंग्स टू r माइनस, या फिर हम कहें x इज नॉट इक्वल टू, या तो हम कह दें r - 2n+1 π/2। ठीक है,
वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी कि R में से केवल ये वैल्यू को हम अलग कर दें तो बाकी का डोमेन में आ जाएगा 10x के। अब रेंज क्या होती है इसकी, देखो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों की जो मिनिमम वैल्यूज हैं वो पुट करके देखेंगे। सबसे पहले का साइन एक्स की सबसे पहली वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू क्या होती है साइन एक्स की, वो होती है 0, ठीक है। तो जब हमने या तो एक वैल्यू हमारे पास कॉस एक्स की 0 आएगी जो इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी -1, ठीक है। अब -1 के नीचे कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी -1, तो ये हो गया 1। और साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, और कॉस एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1। लेकिन अगर ऐसा हो कि साइन एक्स की तो -1 है और कॉस एक्स की है 0, तो रेंज क्या होगी, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा ना कभी ना कभी। तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी, -∞ से इन्फिनिटी तक, -∞ से इन्फिनिटी तक बन जाएगी इसकी जो रेंज है, -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। या रियल नंबर्स भी कह सकते हो इसको आप। उसके बाद है कॉट एक्स। अब तो ये आपने 3 चीज़ें देख ली डोमेन में, और इसके बाद बाकी के सारे क्या है, इनके रिवर्स हैं। तो सबसे पहले कॉसेक एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 साइन एक्स होता है। अब साइन एक्स का 1 साइन एक्स है, तो आप देखो कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, साइन एक्स कॉसेक एक्स का डोमेन होता है एक्स जहां पर साइन एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू n हो। इसको छोड़कर बाकी का सारा x इज इक्वल टू n अगर होगा तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वो डिफाइंड नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे पास जो कॉस एक्स का डोमेन आएगा वो क्या होगा, इसका कॉसेक एक्स का डोमेन होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r माइनस, या तो हम इस तरह से लिखते हैं n वेयर n बिलोंग्स टू z, या हम लिखेंगे x वेयर x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज नॉट इक्वल टू n वेयर n बिलोंग्स टू z। दोनों बातों का मीनिंग एक ही है, दोनों बातों का मीनिंग एक ही है कि हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कि हमने r में से इस पॉइंट को घटा दिया, और यहाँ पे हमने लिखा कि r की ये वैल्यू ना हो, बाकी सारी हो सकती हैं। बात एक ही है, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी, कॉसेक एक्स की, कॉसेक एक्स की रेंज अभी हमने किया था, साइन एक्स की जो रेंज थी वो क्या थी, साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1 थी ना। अब आप इनइक्वलिटीज़ पढ़ोगे उसमें आपको पता लग जाएगा कि जब हम इनइक्वलिटीज़ में डिवाइड करते हैं तो साइन उल्टे हो जाते हैं। तो हमने इसको रिवर्स किया, 1 साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया और लेस देन इक्वल टू -1 हो गया। तो यही वैल्यू, ये हमारी रेंज हो गई, ठीक है। ये क्या रेंज हुई हमारी जो रेंज आई वो ये आई कि जो y की वैल्यू है वो -1 से छोटी और +1 से बड़ी होगी। y सच दैट y बिलोंग्स टू r और y इज लेस देन इक्वल टू -1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गई हमारी इसकी वैल्यू। उसके बाद है कॉसेक एक्स के बाद है कॉट एक्स, सॉरी पहले हम कर लेते हैं सेक एक्स। सेक एक्स का डोमेन क्या होगा, सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉस एक्स होता है। तो इसका डोमेन भी उसी तरह से बनेगा कि जहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू 0 हुई वो वहाँ पर वो डिफाइंड नहीं होगा, उसको हम निकाल देंगे, बाकी का सारा रियल नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं डोमेन में। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने पहले किया था
10 के लिए हमने यूज़ करा था 2n+1 π/2 सच दैट n बिलोंग्स टू z, ठीक है। या फिर हम इस तरीके से लिखेंगे सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, और लिख दो, और यहाँ पर भी लिख दिया x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी n इज एन इंटीजर, ठीक है। रेंज इसकी क्या होगी? रेंज निकालने के लिए हमने देखो cos x का, जैसे हमारे पास cos x की लिमिट्स थी -1 1, तो जब हम इनइक्वलिटी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब हम रेसिप्रोकल बनाते हैं किसी नंबर का तो जो साइन होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। तो cos x को जब हम 1/cos x बनाएंगे तो ये साइन उल्टे हो जाएंगे। तो 1/cos x या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, बीच का इंटरवल गायब है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम y की वैल्यू लिख देते हैं रेंज में, y बिलोंग्स टू r सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज लेस देन इक्वल टू -1। ये तो रेंज हो गई sec की। अब बात करें cot x की। cot x जो है वो 10 का उल्टा होता है, या हम लिख लें cos x अपॉन sin x होता है, ठीक है। अब इसके डोमेन बनाते टाइम जैसे हमने साइन 10x में ध्यान रखा था कि 2n+1 π इसमें से हमने हटा दिया था, उसको हमने नहीं लिया था। तो अब क्या है कि अब sin x जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो x sin x की वैल्यू 0 कब होती है? वो होती है n π पर आकर। तो हम इसका जब डोमेन बनाएंगे, हमने इसका डोमेन बनाया तो डोमेन में क्या होगा? x सच दैट वेयर x बिलोंग्स टू r, और r में से क्या घटा देंगे हम? r माइनस n π वेयर n बिलोंग्स टू z, या इसकी तरह लिख देंगे कि x वेयर x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज नॉट इक्वल टू n π वेयर n बिलोंग्स टू z। ये दो तरीके हो गए डोमेन लिखने के। और रेंज क्या होगी इसकी? रेंज इसकी होगी, रेंज जो है इसकी होगी -∞ टू +∞। cot x की रेंज भी वही होगी जो 10x की होगी, ठीक है। ये भी हमारे पास मतलब पूरी की पूरी y, मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर होगा ना, y वेयर y बिलोंग्स टू r कह लो इसको, मतलब सारा का सारा रियल नंबर्स इसकी रेंज में आ जाएगा, या फिर इसको -∞ +∞ कह सकते हो, ठीक है। ये हो गई सबकी रेंज हमने डिस्कस कर ली। अब हम इससे रिलेटेड ग्राफ भी देख लेंगे थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। देखो मैंने आपके लिए ग्राफ ड्रॉ किया है, जो अभी हमने वैल्यूज रेंज और डोमेन पढ़े हैं उसे थोड़ा सा और अच्छे तरह से समझ लेते हैं कि ये जो ग्राफ है इसमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो देखो 0 पर साइन 0 0 होता है। यहाँ से हम देखते हैं y कोऑर्डिनेट होता है साइन x जो होता है, 0 पर 0 है, π/2 पे 1 है, ठीक है। पाई पर आकर फिर से 0 हो गया और 3 π/2 पे फिर से 1 यानी -1 में हो गई वैल्यू। इस तरीके से ये चलता रहेगा एक वेव की तरह, ठीक है। और ये देखो हम जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फिर वही है कि यहाँ से जब नीचे की तरफ गया तो ये -π/2 हुआ, ये -π हुआ, ये -3 π/2 हुआ, और एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये ग्राफ जब हम सारी की सारी वैल्यूज़ को मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा और ये एक वेव की तरह बन जाएगा, एंड सो ऑन। ये जो ग्राफ है इसकी कोई एंड नहीं है, ये चलता ही रहेगा। इसीलिए जो इसकी जो रेंज है वो तो -1 और 1 है, क्योंकि जो इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो तो -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है, लेकिन जो इसका डोमेन है वो तो रियल नंबर्स है, यानी कि x के कितनी भी वैल्यू हम ले सकते हैं, जो एंगल है वो कितना भी ले सकते हैं। सिमिलरली कॉस का ग्राफ बनाएंगे। अगर कॉस का ग्राफ बनाएं तो हमारे पास यहाँ पर यानी कॉस 0 पर 1 होता है और π/2 पे 0 होता है, पाई पे फिर से 1 होता है, ठीक है, और 3 π/2 पे -1 होता है। इस तरीके से ये कॉस का ग्राफ भी इस तरीके से बन जाएगा, सॉरी, π/2 पे -1 होगा और 3 π/2 पे 0 होगा। कॉस का ग्राफ भी इस तरीके से बन जाएगा और ये चलता रहेगा, नेगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड भी। ये साइन x का हो गया।
तो ये साइन एक्स का था, ये कॉस एक्स का, और टेन एक्स का कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ये हमने डिवाइड कर लिया, और ये इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा जो इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जाती है। ठीक है, टेन 0 0 होता है क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो टेन 0 0 होता है। ठीक है, और π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। कॉस क्योंकि 0 हो जाता है, साइन अपॉन कॉस होता है, π/2 पे इन्फिनिटी हो जाती है। फिर आगे चलोगे तो इस तरीके से ये फिर रिपीट करेगा अपने आप को, यहाँ पर ये फिर से अपने आप को रिपीट करेगा, यहाँ पे ये पाई आ गया, यहाँ पे हमने 3π/2 कर लिया। ये ग्राफ फिर से इस तरह से अपने आप को रिपीट करेगा, पाई पर ये 0 होगा और 3π/2 पर ही इन्फिनिटी पर जाएगा और नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और ये इस तरीके से 10 का ग्राफ आपका बनता है। ये तो आपका हो गया डोमेन एंड रेंज। यहाँ पर आपका डोमेन एंड रेंज खत्म होता है। आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहें आप, तो बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि आपके पास मेरे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए।